हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पर सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा और टेट से संबंधित लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा था, लेकिन पिछले एक साल से मैं इस चैनल पर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। लेकिन आज से आप सभी को पूर्व की भांति सभी विषयों से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका पर्यावरण हो, चाहे आपका सामान्य ज्ञान हो। तो इन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल से आप जुड़ जाएं, जिससे कि आपको जो है समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नोत्तरों की, जो आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपकी शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा हो, चाहे आपके टेट की परीक्षा हो। तो चलिए हम इन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है। हमें ये पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान में कुछ शब्द ऐसे हैं जो यूनानी भाषा या लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो यहाँ पर शब्द आपका एजुकेशन है, और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है, जिसकी स्पेलिंग है EDUCATUM। इसे बोलते हैं एजुकेटम। और ये एजुकेटम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको, जहाँ पर ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। मतलब ये हुआ कि जो हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं, अगर वो आगे बढ़ती हैं या विकास करती हैं तो उसे हम एजुकेशन नाम दे देते हैं। तो आपको एजुकेटम पता होना चाहिए, और एजुकेटम किन शब्दों से बना है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है के समर्थक हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को अलग अलग विज्ञान के रूप में देखा है। किसी ने कहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसी ने कहा है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, किसी ने कहा है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसी ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो सबसे पहले हम जेम्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो जेम्स हैं, चाहे विलियम जेम्स हो, चाहे आपके विलियम वुंट हो, ये सब जो है इन्होंने बताया है कि जो है मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या आपका है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगला आपका ऑप्शन दिया गया अरस्तु। जो अरस्तु हैं इन्होंने बताया है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, डेकार्टे हो गए। तो ये भी आपका यहाँ पर अरस्तु क्या है, अरस्तु बताए हैं मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। अब हम बात कर लेते हैं पोम्पोनॉजी, ऑप्शन नंबर 3 की। पोम्पोनॉजी ने कहा है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, और पोम्पोनॉजी के साथ जो है लॉक और बर्कली ये आपके समर्थक थे पोम्पोनॉजी के साथ। मतलब ये हुआ कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इसमें आपके कई लोग थे, उसमें आपके पोम्पोनॉजी हो गए, बर्कली हो गए, लॉक हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, यहाँ पर आपका सही है। और अगर हम बात कर लेते हैं प्लेटो की, तो मैंने बताया कि प्लेटो, डेकार्टे और अरस्तु इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान जो है वो आपका आत्मा का विज्ञान है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी क्या आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अव्यक्त करना ही शिक्षा है, या कथन किसका है। तो यहाँ पर ये शिक्षा की परिभाषा दी गई है, और आपको बताना है कि शिक्षा की परिभाषा किसने दी है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो कहने का मतलब यह कि जो मनुष्य के अंदर जो निहित पूर्णताएं हैं या योग्यताएं हैं, अगर कोई उनको अव्यक्त कर पा रहा है तो वही जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शिक्षा बोल देते हैं। और ये परिभाषा किसने दी है, तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया है अरस्तु। आपको अरस्तु की परिभाषा हमेशा याद होनी चाहिए। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो ये परिभाषा आपके अरस्तु की नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। अगर हम बात कर लें प्लेटो की, तो प्लेटो ने जो है शिक्षा की परिभाषा दी थी, शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो ये परिभाषा आपकी उनकी नहीं है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी। अगर हम बात कर लें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने जो शिक्षा की परिभाषा दी थी वो क्या थी, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से संबंधित थी। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 क्या आपका है, गलत है। अगला ऑप्शन दिया गया है स्वामी विवेकानंद। तो जो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णताएँ जो होती हैं
उनकी जो अभिव्यक्ति होती है वही क्या है, शिक्षा है। तो ये किसने कहा था, आपका स्वामी विवेकानंद ने। तो आपको ये परिभाषा हर हाल में याद कर लेनी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 क्या आपका बिल्कुल सही है। मतलब ये परिभाषा स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, साइकोलॉजी जो आपका होता है ये आपका यूनानी भाषा का शब्द है। और अगर हम साइकोलॉजी लिखेंगे तो PSYCHOLOGY ये आपका साइकोलॉजी वर्ड हो गया। और ये साइकोलॉजी वर्ड जो है ये भी आपका 2 शब्दों से बना है, साइकी प्लस लोगस। ये आपको मालूम होना चाहिए, साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस। जहाँ पर साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। मतलब ये हुआ कि आत्मा का अध्ययन। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, ये आपका यूनानी भाषा का शब्द है। और साइकोलॉजी शब्द भी आपका किन शब्दों से बना है, तो किससे बना है, साइकी प्लस लोगस। जहाँ पर साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा, और लोगस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। मतलब ये हुआ आत्मा का अध्ययन। तो साइकोलॉजी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या बना, आत्मा का अध्ययन। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान किस शास्त्र का विषय था। तो अगर हम बात कर लें प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में जो दर्शन शास्त्र था उसी में जो है मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता था। मतलब जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र का विषय था। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद, मतलब ये हुआ कि जब 16वीं शताब्दी चालू हुई उसके पश्चात जो है इस सब्जेक्ट को, मतलब जो आपको मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया। तो अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान किस शास्त्र का विषय था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या आपका सही है। किसका विषय था आपका, दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का नहीं था, अर्थशास्त्र का नहीं था, रसायन शास्त्र का नहीं था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी हम वातावरण की बात कर लेते हैं या वंशानुक्रम की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर एक ही आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो हैं आपके वुडवर्थ। मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हम वातावरण की बात करें और साथ साथ वंशानुक्रम की बात करें तो वहाँ पर किसकी बात करते हैं, हमेशा हम वुडवर्थ की बात करते हैं। मतलब ये हुआ कि ये परिभाषा किसकी यहाँ पर आपकी है, वुडवर्थ की है। क्योंकि वुडवर्थ ने बताया था कि अगर हमें मानव का विकास करना है तो उसमें जो 2 पहलू होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों का होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका सही है। वाटसन की परिभाषा क्या थी, वाटसन ने बताया था कि जो मनोविज्ञान होता है वो व्यवहार का विज्ञान होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें व्यवहारवाद जो है वो किसने दिया था आपका, ये वाटसन ने दिया था। तो मनोविज्ञान का है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये इनकी परिभाषा है। क्रो ने बताया था कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये परिभाषा क्रो की है। और मैकडूगल ने बताया था, अगर हम बात करें मैकडूगल की, तो इनका मेन काम क्या था, यहाँ पर मूल प्रवृत्ति पर आधारित था। किस पर, मूल प्रवृत्ति। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम मूल प्रवृत्ति की बात करें तो वहाँ पर क्या आते हैं, मैकडूगल आते। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है, बाकी ऑप्शन आपके क्या यहाँ पर आपके गलत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान, फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब मनोविज्ञान को जो है शिक्षा के क्षेत्र में कब से जो है लागू किया गया या किसने सबसे पहले इसका श्रेय रखा, तो वो आपके हैं रूसो। और जब रूसो ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान भी जो है मानव विकास के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके बाद जो है मरिया मॉन्टेसरी, फ्राबेल और कई जो आपके मनोवैज्ञानिक थे इस धारा से जुड़ने लगे। किससे, शिक्षा मनोविज्ञान से। तो ये आपकी बात है 20वीं शताब्दी की। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, 20वीं शताब्दी की। 18वीं क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर 18वीं की बात करें तो उससे पहले क्या था, आत्मा था, आत्मा का अध्ययन था, मन का अध्ययन था, मतलब मन का विज्ञान था। उसके बाद 19वीं में क्या था, यहाँ पर आपका चेतना का विज्ञान था। तो आपका 18वीं भी नहीं है यहाँ पर, 19वीं भी नहीं है, और 21वीं तो आपकी चल ही रही यहाँ पर जिसमें हम लोग जी रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस शताब्दी से चालू हुई आपका, यहाँ पर 20वीं शताब्दी से। और अगर हम बात करें कि किसको श्रेय जाता है तो यहाँ पर कौन आपके हैं, रूसो महोदय हैं। कौन महोदय हैं आपके यहाँ पर, रूसो महोदय हैं।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय किसे आता है। जैसा कि मैंने इसके पहले चर्चा कर ली है कि जो मनोविज्ञान था ये पहले दर्शन शास्त्र का विषय था, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद जो है इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया। तो जो अलगत हुआ, मतलब जो अलग किया गया है दर्शन शास्त्र से, किसको, मनोविज्ञान को, ये किसने अलग किया था। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं E.B. टिंचनर। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन कौन है, थॉर्नडाइक। ये आपका जो है गलत है, थॉर्नडाइक नहीं थे आपके। अगला ऑप्शन दिया गया आपको विलियम वुंट। विलियम वुंट भी आपका नहीं है यहाँ पर, आपका विलियम जेम्स भी नहीं है। कौन है आपका यहाँ पर, E.B. टिंचनर। E.B. टिंचनर। और एक बात ध्यान रखिए कि जो आपके जो E.B. टिंचनर थे ये किसके शिष्य थे, ये आपके विलियम वुंट के ही शिष्य थे। तो जो आपका मनोविज्ञान है ये दर्शन शास्त्र से जो हटा, ये किसने हटाया, यहाँ पर आपका E.B. टिंचनर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका ये सुपर टेट में आया हुआ है और कई बार आपका यहाँ पर ये टेट में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है ये विलियम वुंट ने कहाँ की थी, आपकी जर्मनी में। किस में की थी, जर्मनी। और बाकी आपकी जो ऑप्शन है गलत आपके, अमेरिका भी नहीं है, इटली भी नहीं है, स्विट्जरलैंड भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और किसने स्थापित की। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि मनोविज्ञानशाला सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई, तो मैंने बताया जर्मनी में। लेकिन यहाँ पर क्या है, कब और किसने। तो यहाँ पर हम मनोविज्ञानशाला की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 1879 में, किसमें, 1879 में। और किसने की थी, विलियम वुंट ने। कहाँ, जर्मनी में। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जर्मनी कहाँ है, जर्मनी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 भी क्या गलत है, 2 भी गलत आपका है और चौथा भी गया गलत आपका है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मनोविशेषणवाद का संबंध किससे है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि मनोविशेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। सिगमंड फ्रायड, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपका परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान देना है। दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया मैक्स वर्दाइमर। देखिए मैक्स वर्दाइमर, कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर, ये आपके जो है गेस्टाल्टवाद के आपके जनक हैं। तो यहाँ पर हम मैक्स वर्दाइमर अगर आपका दिया गया तो यहाँ पर किससे हम बात कर रहे हैं, गेस्टाल्टवाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, गेस्टाल्टवाद। तो अगर आपका गेस्टाल्टवाद आता है तो आप यहाँ पर मैक्स वर्दाइमर के साथ जाते। तीसरा है विलियम मैकडूगल। जहाँ पर भी हम मैकडूगल की बात करें तो हमारे दिमाग में मूल प्रवृत्ति सबसे पहले आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर मूल प्रवृत्ति की बात होगी तो वहाँ पर हम मैकडूगल को हर हाल में ले आएंगे। चौथा ऑप्शन बाय मिस्टेक मैकडूगल ही हो गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, संपूर्णता पर फोकस करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसकी बात करें, यहाँ पर खंडों खंडों की बात ना करें, मतलब अंश अंश की बात ना करें, किसकी बात करें, यहाँ पर हम संपूर्णता की बात करें। तो जो गेस्टाल्टवाद होता है वो हमेशा क्या होता है, संपूर्णता पर फोकस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि गेस्टाल्टवाद जो है उसके मैंने बताया कि समर्थक कौन थे आपके, यहाँ पर आपका मैक्स वर्दाइमर, कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर। तो जो गेस्टाल्टवाद होता है ये क्या होता है, ये संपूर्णता पर फोकस करता है। व्यवहारवाद आपका जो है संपूर्णता फोकस नहीं करता है, वो केवल व्यवहार फोकस करता है, क्योंकि व्यवहारवाद में व्यवहार आपका छिपा ही है, तो मतलब व्यवहार फोकस करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, नहीं होगा। तीसरा दिया गया है मनोविशेषणवाद। मैंने बताया कि इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर जो आपके इदम अहम पराहम होते हैं, ईड ईगो सुपर ईगो, ये उसकी बात करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है, जिसके जनक कौन आपके हैं, सिगमंड फ्रायड हैं। चौथा आपका है मूल प्रवृत्तिवाद। इसके पहले मैंने बताया कि जो मैकडूगल हैं वो क्या है, मूल प्रवृत्तिवाद के जनक हैं। मतलब ये हुआ कि जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उन्हीं पर क्या होता है, आधारित होता है। तो मूल प्रवृत्ति अगर आता है तो उसमें हम किसके साथ जाते हैं, मैकडूगल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 भी क्या गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या आपका है, बिल्कुल सही है, गेस्टाल्टवाद, क्योंकि गेस्टाल्टवाद जो है वो संपूर्णता पर फोकस करता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गेस्टाल्टवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है वाटसन। मैंने बताया कि वाटसन किसकी बात करते थे, व्यवहार की। मतलब ये हुआ कि अगर व्यवहार उसमें है
तो हम किसके साथ जाते, वाटसन के साथ जाते। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, गेस्टाल्टवाद पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सिगमंड फ्रायड। मैंने बताया कि सिगमंड फ्रायड जो थे वो किसके थे, मनोविश्लेषणवाद के थे। किसके थे यहाँ पर आपके, मनोविश्लेषणवाद। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अगला आपका है तीसरा मैक्स वर्दाइमर। इसके पहले मैंने बताया था कि जो गेस्टाल्टवाद है उसमें आपके मुख्यतः 3 लोग थे। कौन कौन थे, मैक्स वर्दाइमर, कर्ट कोफका और वोल्फगांग कोहलर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या बिल्कुल आपका सही है। चौथा ऑप्शन है विलियम मैकडूगल। मैंने बताया कि ये किससे संबंधित आपका है, मूल प्रवृत्तियों से। तो विलियम मैकडूगल क्या है, बिल्कुल आपके नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए एमिल जो पुस्तक है उसके लेखक आपके रूसो हैं, क्योंकि रूसो को जो है प्रकृतिवाद का जनक कहा गया है। मतलब ये हुआ कि रूसो कहते थे कि जो ये पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है, इसको छोड़िए, आप सीधे जो है बालक की रुचियों, उसकी जो क्षमताएं हैं उसको जो है देखिए। मतलब ये हुआ कि बालक को आप स्वतंत्र कर दीजिए, बाल केंद्रित कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पुस्तक आपकी एमिल है ये रूसो ने ही लिखी थी। और मैंने बताया भी कि जो है मनोविज्ञान को शिक्षा से जोड़ने के लिए, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान, इसके जो प्रतिपादक थे या जो इसको श्रेय जाता है, किसको जाता है, रूसो को जाता है। तो एमिल पुस्तक किसकी लिखी हुई है, आपकी रूसो की है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस शहर में पहली बार प्रयोगात्मक मनोविज्ञानशाला की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मनोविज्ञानशाला है, मैंने बताया इसके पहले, तो मनोविज्ञानशाला जर्मनी में, और किसने की थी, आपका विलियम उंट ने की थी। और कब की थी, 1879 में। और अगर हम बात करें कि जर्मनी में किस शहर में की थी, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है लीपजिंग शहर। कौन सा शहर आपका, लीपजिंग शहर। तो आपको ध्यान देना है कि मनोविज्ञानशाला जर्मनी के लीपजिंग शहर में 1879 में विलियम उंट के द्वारा की गई थी। बर्लिन आपका गलत है, लाइफेम भी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हम लॉरेंस कोहलबर्ग की बात कर लें तो इन्होंने जो है नैतिक सिद्धांत दिया। क्या दिया यहाँ पर, आपका नैतिक सिद्धांत दिया। इसको बोलते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। और इस नैतिक सिद्धांत में इन्होंने 3 स्तर बताए थे। पहला बताया था आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा बताया था पारंपरिक स्तर, और तीसरा बताया था उत्तर पारंपरिक स्तर। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नैतिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। देखिए सामाजिक बात कर लें तो सामाजिक जो आपका सिद्धांत था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, वो आपने पढ़ा होगा, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अगर हम बात कर लें सांस्कृतिक की, तो सांस्कृतिक जो आपका है वो लेव वाइगोस्की ने दिया था। तो आपको ध्यान देना है सांस्कृतिक कौन सा आपका है, लेव वाइगोस्की का है। और अगर हम बात कर लें ज्ञानात्मक की, तो आपके ये BS ब्लूम थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका बिल्कुल सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो नैतिक क्षेत्र से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत को कितने स्तरों में बांटा है। तो मैंने बताया कि जो नैतिकता का सिद्धांत है वो किसने दिया था, आपका लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और उन्होंने जो है 3 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे, 3 स्तर बताए थे। तो पहले स्तर का नाम क्या था, पूर्व पारंपरिक स्तर। क्या नाम था यहाँ पर आपका, पूर्व पारंपरिक स्तर। और जो दूसरा आपका था यहाँ पर, दूसरा आपका था पारंपरिक, दूसरा क्या था यहाँ पर आपका पारंपरिक। और तीसरा यहाँ पर आपका था उत्तर पारंपरिक। कौन सा, उत्तर पारंपरिक। तो पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। तो कुल कितने स्तर थे यहाँ पर आपके, 3 स्तर थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रशंसा की अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत के किस स्तर के अंतर्गत आती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 स्तर हैं, मतलब जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसके 3 स्तर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या था, पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा क्या था, पारंपरिक स्तर, और तीसरा क्या था, उत्तर पारंपरिक स्तर। तो इसमें दिया गया है कि ये जो प्रशंसा की अवस्था है, कहने का मतलब ये है कि जो 3 स्तर हैं उसमें अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो जो पहला आपका स्तर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर। तो ये आपका पूर्व पारंपरिक स्तर है। इसमें क्या आता है, इसमें आपकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कौन सी अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है इसमें,
आज्ञा एवं दंड की अवस्था। और जो दूसरी अवस्था होती है वो क्या होती है, अहंकार की अवस्था होती है। क्या होती है यहाँ पर, अहंकार की अवस्था होती है। तो पूर्व पारंपरिक स्तर में आपकी दो अवस्थाएं होती हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब विस्तार से अगर आपको समझना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से इसको आसानी से दे सकते हैं। दूसरा आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है पारंपरिक स्तर। कौन सा दिया गया है, पारंपरिक स्तर। तो पारंपरिक स्तर में आपकी यहाँ पर जो है ये प्रशंसा की अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है, प्रशंसा की अवस्था। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई लड़का अच्छा काम करता है तो उसे हम कहते नहीं अच्छा लड़का कहते हैं। अगर किसी ने जो है किसी लड़की ने अच्छा काम किया तो उसे हम क्या कहते हैं, अच्छी लड़की कहते हैं। तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था या कहते क्या, उसको हम प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। तो ये किस में आपका आता है, पारंपरिक स्तर में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर आपका है, बिल्कुल सही है। उत्तर पारंपरिक स्तर में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ये समझौते की अवस्था होती है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई काम हमारे हिसाब से या नैतिकता के हिसाब से सही नहीं है तो उसे हम जो है रूढ़ियों से हट करके कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं समझौते की अवस्था बोल देते हैं या विवेक की अवस्था बोल देते हैं। उसे हम बोलते हैं क्या, उत्तर पारंपरिक स्तर। तो हमारा क्या था, प्रशंसा की अवस्था जो है ये किस जो है स्तर में आती है, तो स्तर में आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निरीक्षण व मौलिक चिंतन जीन पियाजे की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार आपका परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, चाहे आपका सुपर टेट हो चाहे आपका टेट हो। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। पहला आपका दिया गया है संवेदी प्रेरक अवस्था। कौन सा दिया है, संवेदी प्रेरक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो अवधि होती है वो क्या होती है, 0 से 2 वर्ष होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवस्था क्या होती है, 3 से 7 वर्ष होती है। मूर्त में क्या होता है, 7 से 11 वर्ष होती है। और जो आपका चौथा बच्चा वो क्या होती है, 11 से 15 वर्ष होती है। तो ये क्या है, अवस्थाओं को जो है उनके जो है अवधि या वर्ष के हिसाब से बांट दिया किसने, जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर कह रहा है निरीक्षण व मौलिक चिंतन, मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है मौलिक चिंतन कर दे। मतलब ये हुआ कि अगर उसके सामने कोई वस्तु नहीं है तब भी वो जो है उसके बारे में सोच करके अपने विचार करके अपना विचार प्रस्तुत कर सके या कल्पना कर सके या जो है संरचना कर सके। तो उसे हम बोलते क्या है, मौलिक चिंतन बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं कि बच्चों से कि आप जो है निबंध लिखिए, तो निबंध क्या है, मौलिक चिंतन है। बच्चा वहाँ पे क्या है, स्वतंत्र चिंतन करता है और अपनी कल्पना व पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है इससे या निबंध लिखता है। निरीक्षण भी उसी में आता है। मतलब जो है बच्चा जो है सीखे निरीक्षण के माध्यम से या निरीक्षण के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, तो वो किस अवस्था में आता है, उसे हम बोलते हैं औपचारिक संक्रिया अवस्था। क्या बोलते हैं, औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 11 से 15 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 11 से 15 वर्ष की बात है तो बच्चा लमसम जो है कक्षा 6, 7, 8 में होगा। किस में होगा, 6, 7, 8 में। और 6, 7, 8 के बच्चे क्या होते हैं, ये जो है मौलिक चिंतन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी निबंध के बारे में या किसी वस्तु के बारे में निरीक्षण करके उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानसिक विकास के समीपतम संभावित क्षेत्र का संबंध किससे है। तो अगर हम मानसिक विकास के समीपतम संभावित क्षेत्र की बात करें तो ये जो है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, उससे आपका लिया गया है। और जेड जो पीडी होता है, मतलब जो निकटतम संभावित क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ZPD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ZPD। जेड मतलब हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम संभावित क्षेत्र। कहने का मतलब ये हुआ, इसको एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे क्या हैं, कक्षा 5 में हैं। दोनों बच्चे क्या हैं, कक्षा 5 में हैं। एक बच्चा क्या है, कक्षा 5 के स्तर का सब कुछ जानता है और दूसरा बच्चा क्या है कि कक्षा 5 में होते हुए भी जो है वो जो है पूरी बातें नहीं जानता है या पूरा सिलेबस नहीं जानता है। तो एक बच्चा क्या हुआ, MKO हो गया। मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ, मोर नॉलेजेबल अदर। और दूसरा बच्चा क्या है, कमज़ोर हो गया। तो एक जो बच्चा जिसको ज़्यादा आता है उसका एक आपका क्षेत्र है, मतलब वो कहाँ तक सीखा है, उसको बोलते हैं वास्तविक स्तर। और दूसरा बच्चा जो कमज़ोर है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस कमज़ोर बच्चे और इस जो MKO बच्चे इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, मतलब ये हुआ कि इसको हम
इस कमज़ोर बच्चे को कितनी हम सहायता दें, कितनी सहायता दें कि ये उसके बराबर हो जाए। तो वही जो सीखने का क्षेत्र होता है, जो कमी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ZPD बोल देते हैं। जो क्षेत्र आपका ये गैप होता है, जो MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो अन्य बच्चा जो तेज है और जो बच्चा कमज़ोर है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विकास का समीपतम संभावित क्षेत्र बोलते हैं। और ये किसने दिया था, तो मैंने बताया कि ये किसका सिद्धांत है, आपका लियो वाइगोस्की सिद्धांत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। देखिए जीन पियाजे क्या आपका संज्ञानात्मक विकास से है, आपका कोहलर आपका पता ही है आपका जो है ये सूझ का सिद्धांत दिए हैं। और तीसरा आपका कोहलबर्ग है, ये भी किसने दिया आपका यहाँ पर जो है नैतिक सिद्धांत दिए हैं। तो ये आपके तीनों ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या आपका है, बिल्कुल आपका सही है। इसे हम बोलते हैं लियो वाइगोस्की का सांस्कृतिक सिद्धांत, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि जो है बालक के विकास पर संस्कृति का, उसके वातावरण का जो है बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गार्डनर के अनुसार अधिवक्ता किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम देखें, गार्डनर ने जो है लगभग 8 प्रकार की बुद्धियाँ दी थी पहले, और सन 2000 में एक और बुद्धि दी थी, उसका नाम था अस्तित्ववादी बुद्धि। मतलब ये हुआ सुख दुख हो गया आपका, आत्मा परमात्मा हो गया, इसका अध्ययन जो है वो किस में आता है, आपका अस्तित्ववादी बुद्धि में आता है। इसके पहले 8 बुद्धियाँ आपकी दी थी, जिसमें आपका जो है भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि हो गया आपका, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, प्रकृतिवादी बुद्धि, ये सब जो है कुल मिलाकर के आपकी 8 वो, और ये 2000 में जो दी थी ये 9 बुद्धियाँ हो गई। मतलब सन 2000 में आपका आया था अस्तित्ववादी बुद्धि, तो लगभग 9 बुद्धि के प्रकार दिया था। तो कह रहा कि अधिवक्ता जो है किस बुद्धि के अंतर्गत आता है। अधिवक्ता की बात करें मतलब वकील, तो देखिए अधिवक्ता की अगर हम बात करें तो अधिवक्ता क्या होता है, बोलने में, अपने विचार रखने में बहुत ही क्या होता है, तेज होता है। मतलब उसके पास जो शब्दकोश होता है, जैसे शिक्षक हो गए, ठीक है, या प्रवक्ता हो गए आपके, जो कई पार्टीज़ की होते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो होते हैं, वो क्या होते हैं, बोलने में बहुत ही वाक्पटुता उनके अंदर होती है। मतलब ये हुआ कि उनका शब्द चयन और उनका जो शब्दकोश होता है बहुत ही क्या होता है, अच्छा होता है। तो अधिवक्ता हो गया आपका, अध्यापक हो गया यहाँ पर आपका, शिक्षक हो गया आपका यहाँ पर, नेता हो गया, ऐसे किस में आप क्या आते हैं, ये भाषाई बुद्धि में आते हैं। क्योंकि शब्दों का चयन और शब्दकोश होता है वो किससे संबंध रखता है, भाषा से। तो यहाँ पर कौन सी बुद्धि हो जाएगी, यहाँ पर आपकी भाषाई बुद्धि, ठीक है। और इसमें आपका जो दिया गया पहला प्रकृतिवादी बुद्धि, ये क्या होता है, जो प्रकृति में जो पैटर्न होते हैं उनको जो है देखता है। जैसे आपका कृषि हो गया आपका, ठीक है, जीव विज्ञान हो गया आपका, तो उसमें आप क्या आते हैं, जैसे वैज्ञानिक हो गया, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक या किसान जो है वो किस में आपके आते हैं, प्रकृतिवादी में आते हैं। दूसरा स्थानिक बुद्धि दिया गया है। स्थानिक बुद्धि में कौन आते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं इनको जो है स्थानों के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उनसे चर्चा करेंगे कि हम वहाँ गए थे, तो वो आपके बताने से पहले ही जो है वहाँ की चर्चा करने लगते हैं कि वहाँ ऐसा है, वहाँ जाएंगे तो आपका ऐसा मोड़ पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्थानिक बुद्धि बोलते हैं। चौथा आपका है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि क्या होता है, ये मैथमेटिक्स में होता है, जो है चिंतन, तर्क करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अधिवक्ता हो गया, शिक्षक हो गया, नेता हो गया, किस में आप क्या आते हैं, ये भाषाई बुद्धि में आते हैं। ये आपके क्वेश्चन सीटेट में और टेट में या सुपर टेट में बहुत ही ज़्यादा पूछे आते हैं या पूछे आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 कह रहा है वंशानुक्रम से संबंधित जैव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया। देखिए वंशानुक्रम से जो संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं उसमें जो है कई लोगों ने दिए हैं। उसमें आपका गाल्टन का दिया गया है, बीजमैन का बीजकोष सिद्धांत है, मेंडल का सिद्धांत है। तो इन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ पर दिया गया कि जैव सांख्यिकी सिद्धांत, किसकी बात कर रहे हैं, जैव सांख्यिकी सिद्धांत, ये किसने दिया आपका, यहाँ पर गाल्टन दिया। किसने दिया है, गाल्टन ने। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसे हम 1/2 का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1/2 का सिद्धांत। मतलब ये हुआ कि अगर हम पुत्र की बात कर लें तो पुत्र में क्या होता है, 1/2 जो गुण होंगे वो किसके होंगे, आपके पिता के होंगे। 1/2 क्या होंगे, माता के होंगे। 1/2 क्या होंगे, माता के होंगे। अब अगर हम माता की बात लें तो उसमें क्या हो जाएगा, जो माता के जो माता पिता हैं वो क्या हो जाएंगे, नाना और नानी। तो वहाँ पे क्या होगा, 1/2 फिर हो जाएगा। मतलब पहले यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम, यहाँ पर पुत्र मान लीजिए 1 है, तो 1/2 जो गुण होंगे इससे आएंगे, मतलब पिता से। 1/2 माता से आएंगे। अब फिर जो आपका जो माता है उनके जो माता पिता हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 का कितना हो जाएगा, आधा 1/4। तो 1/4 नानी से, 1/4 नाना से। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 1/4 किससे हो जाएगा आपका,
पिता से मतलब पिता के पिता मतलब दादा से, और 1/4 क्या हो जाएगा दादी से। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पुत्र में जो आपके यहाँ पर विकास संबंधी जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, माता पिता से आधे आधे, फिर उसके आधे आधे, फिर उसके आधे आधे, ऐसे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो किसने दिया है, गार्टन ने दिया है। अगर हम बात कर लें मेंडल की, तो मेंडल का आपको पता है, मेंडल का जो है आनुवांशिकी सिद्धांत है जो मटर और चूहों पर किया गया। बीजमैन का बीजकोष का सिद्धांत है। और लैमार्क का मैंने बताया कि लैमार्क जैसे आपने सुना होगा जो है जो जिराफ होते हैं उनकी गर्दन लंबी होती है, जो संघर्ष करते हैं जो है, तो ये आपका जो है गार्टन ने दिया है कौन सा, वंशानुक्रम का जैव सांख्यिकी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, या कथन किसका है। देखिए मैंने बताया कि अगर हम बात कर लेते हैं पर्यावरण की बात कर लें या वातावरण की बात कर लें, और जो हमारे विकास को या जो बालक के विकास को प्रभावित करती है, तो हम एक ही जाते हैं मनोवैज्ञानिक के पास। वो कौन आपके हैं, वुडवर्थ हैं। कौन यहाँ पर आपके हैं, वुडवर्थ हैं। तो यहाँ पर आपका जो कथन है किसने कहा, आपका ये वुडवर्थ ने कहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गार्टन ने क्या बताया, मैंने बताया कि उसका कौन सिद्धांत आपका है, जैव सांख्यिकी सिद्धांत है, 1/2 सिद्धांत है। गार्डनर जो है आपके ये बुद्धि के सिद्धांत वाले हैं, इसको भी हमें नहीं देखना है। वाटसन आपको पता है कि इनका सिद्धांत कौन सा आपका, व्यवहार का सिद्धांत है। तो अगर हम बात कर लेते हैं पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है, तो किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर आपका वुडवर्थ के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, यह कथन किसका है। तो ये आपको कथन एज इट इज़ याद कर लेना है, किसने कहा है, ये गार्टन महोदय ने कहा है। किसने कहा है, गार्टन महोदय ने। देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं वाटसन, तो वाटसन ने कहा है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बना सकता हूँ। ये किसने कहा है, वाटसन ने। तो यहाँ पर क्या रहा है, बालक का मस्तिष्क क्या होता है, कोरी स्लेट है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर आपका, ठीक है। अगला यहाँ पर आपका वुडवर्थ है। वुडवर्थ ने बताया कि वुडवर्थ का संबंध किससे होता है, पर्यावरण या वातावरण से होता है। तो अगर परिभाषा में पर्यावरण या वातावरण आपका आता है तो आप वुडवर्थ के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैकडूगल मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, आपका मूल प्रवृत्ति होता है मैकडूगल। तो यहाँ पर इसकी ऐसी कोई बात नहीं की गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। किसने कहा है, गार्टन ने। क्या कहा है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से जन्म से पूर्व की अवस्था नहीं है। देखिए जन्म से पूर्व आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी आपका, एक होता है भ्रूणावस्था, दूसरा होता है पिंडावस्था, तीसरा क्या होता है, डिंबावस्था। मतलब ये 3 अवस्थाएं आपकी होती हैं। और इसमें कह रहा है कि कौन सी अवस्था नहीं है, मतलब जन्म से पूर्व की अवस्था कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, शैशवावस्था। ये जो शैशवावस्था होती है वो क्या होती है, जन्म के बाद की अवस्था है। तो पूछा क्या है कि इनमें से कौन सी जो है जन्म से पूर्व की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके बाल विकास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और मैं समझता हूँ कि ये 25 प्रश्नोत्तर आपकी सुपर टेट की परीक्षा यानी कि शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा और टेट के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को दोबारा करने का प्रयास करें, और जो मैंने बताया फैक्ट्स उनको आप याद रखें। और इससे संबंधित आपको अगर और पढ़ना है तो मैंने इसके पहले जो है पिछले साल जो है वीडियोस अपलोड किए थे, आप उनको आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आप सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी चैनल से जुड़ जाएं। और